हेलो एवरीवन, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बायोलॉजी का भाग 2। चलिए देखते हैं कोशिका क्या है। कोशिका क्या है? जिस प्रकार किसी भी इमारत को बनाने में उसकी सबसे छोटी इकाई ईंट होती है, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है, देखते हैं कि मनुष्य किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। किसे कहते हैं? ध्यान रखेंगे, किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में की। कॉर्क क्या होता है? एक प्रकार की लकड़ी होती है। कॉर्क में सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। अब कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। कोशिका के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया। पहला है एक कोशिकीय जीव, ऐसे जीव जो सिर्फ एक कोशिका से बने हुए होते हैं, जैसे कि जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम आदि। और दूसरे होते हैं बहुकोशीय जीव, ऐसे जीव जिनके शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, उन्हें बहुकोशीय जीव कहा जाता है, जैसे कि कवक, जानवर और पौधे। ध्यान रखेंगे, कवक बहुकोशीय जीव में आता है। मोस्टली लोग एक कोशीय जीव में लगा देते हैं, कवक बहुकोशीय जीव होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान ने। ध्यान रखेंगे, कई कंपटीशन में पूछा जा चुका है। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? स्लाइडेन और स्वान ने 1838-39 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया था? इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव का शरीर, कोई सा भी जीव हो सकता है, चाहे पौधे हो सकते हैं, जानवर हो सकता है, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। या तो वो एक कोशिका से बना होगा या एक से अधिक कोशिकाओं। कहने का मतलब या तो वो एक कोशिकीय जीव हो गया या बहुकोशिकीय जीव। दूसरा बिंदु है, प्रत्येक कोशिका का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिका से ही होता है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई नई कोशिका बन रही है, कोई नया जन्म किसी का हो रहा है, तो पहले से ही उपस्थित कोशिकाओं से नया जन्म होता है। ठीक, अगला है, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है। कोई भी जीव जब उत्पन्न होता है, जब वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता है, तो वो एक कोशीय होता है। उसके बाद उसमें कोशिकाओं का विभाजन होता जाता है और कोशिकाएं बढ़ती जाती हैं। कोशिका की संरचना। कोशिका मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित होती है। कोशिका को 3 भागों में बांट सकते हैं हम। पहला भाग है कोशिका झिल्ली, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दूसरा है कोशिका द्रव्य और तीसरा है केंद्रक, जिसको न्यूक्लियस भी कहा जाता है। तो कह सकते हैं कोशिका की संरचना, कोशिका को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ठीक है, अब कोशिका के विभिन्न भाग, इनके अलावा भी कोशिका में और बहुत सारे अंग होते हैं, जिनको हम कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग कहा जाता है कोशिका के अंगों को। आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि कोशिका के अंदर और बहुत से अंग या भाग होते हैं, जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं, जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहला कोशिकांग है हमारा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। जरा इसके कार्य के बारे में समझते हैं। जो कोशिका भित्ति होती है, केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि जंतुओं में नहीं पाई जाती, केवल पौधों में पाई जाती है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य पादप कोशिका को आकार देना और रक्षा करना। कहने का मतलब ये हुआ कि ये कठोर होती है और ये पादप कोशिका को आकार देती है और उसकी रक्षा करती है। ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। शैवाल और हरे पौधों में कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। और जीवाणुओं में और कवकों में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कवक की और जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जीवाणुओं और कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। काइटिन नामक एक प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, अगला कोशिकांग हम देखते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली या फिर सेल मेम्ब्रेन इसे कह सकते हैं। कोशिका झिल्ली जो होती है वो पादप और जंतु कोशिकाएं दोनों में पाई जाती है, और कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अब इसका कार्य क्या है? इसका कार्य देखते हैं। कोशिका के अंदर और बाहर आने जाने वाले कणों का नियंत्रण करना। मतलब कोशिका के अंदर कौन सी चीज़ जा सकती है, कोशिका के अंदर से कौन सी चीज़ बाहर जा सकती है, कौन सी चीज़ अंदर आ सकती है, इसका नियंत्रण कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। इसी वजह से इसको सिलेक्टिवली प्रीमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिलेक्ट करती है कि कौन सा कण
कोशिका के अंदर रहेगा और कौन सा कण कोशिका के बाहर जाएगा। यह किससे बनी होती है? यह प्रोटीन और लिपिड, लिपिड में ना वसा, प्रोटीन और वसा से बनी होती है और इसकी खोज कार्ल नेगेली और सी क्रेमर ने की थी। कोशिका झिल्ली की खोज कार्ल नेगेली और सी क्रेमर के द्वारा की गई। ठीक है, अगला कोशिकांग हम देखते हैं केंद्रक, मतलब कोशिका के मध्य भाग को केंद्रक कहते हैं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ध्यान रखेंगे, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। अब क्या है, कोशिका के केंद्रक का काम क्या है? कोशिका की सभी गतिविधियों का नियंत्रण। कहने का मतलब ये हुआ कि कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहा जाता है, क्योंकि कोशिका की जितनी भी गतिविधियां हैं सभी को नियंत्रण करने का काम केंद्रक का होता है और इसका काम होता है आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। जो आनुवांशिक गुण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए केंद्रक जिम्मेदार होता है। अब केंद्रक के 3 भाग होते हैं। अगर हम केंद्रक के भागों की बात करें तो केंद्रक को 3 भागों में बांटा जा सकता है, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव और केंद्रिका। केंद्रक कला क्या है? केंद्रक कला प्रोटीन, फास्फोरस और न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बनी होती है। केंद्रक कला प्रोटीन, फास्फोरस और न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बनी होती है और इसी के अंदर जो आनुवांशिक गुण होते हैं वो कोड के रूप में होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि केंद्रक का काम होता है आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। तो केंद्रक के अंदर ही एक केंद्रक कला जो उसका भाग होता है, इसी में आनुवांशिक गुण कोड के रूप में होते हैं। ठीक है, केंद्रक द्रव क्या होता है? केंद्रक के अंदर जो द्रव पदार्थ भरा होता है उसे केंद्रक द्रव कहते हैं। इसके बाद है केंद्रिका। केंद्रक का जो भाग है केंद्रिका, ये आरएनए, राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण में मदद करती है, मतलब राइबोसोम के निर्माण में ये मदद करती है। इसके बाद अगला आता है आपका कोशिकांग तारककाय या सेंट्रोसोम। इसकी खोज बॉबेरी ने की थी और यह कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता, पादपों में यह नहीं पाया जाता और इसका कार्य होता है कोशिका विभाजन में सहायक, कोशिकाओं को विभाजित करने में मदद करता है। नेक्स्ट कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने की थी। जो मैं नीचे लिखता हूँ, इसके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये खोज करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने की थी और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। आप जानते हैं क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कोशिका को ऊर्जा देता है और कोशिकीय श्वसन केंद्र का अंग होता है। मतलब क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में जो श्वसन होता है वो हर एक कोशिका के अंदर होता है और कोशिका के अंदर जहाँ श्वसन होता है वो भाग होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका का श्वसन केंद्र है, इसलिए यहाँ पर ही ऊर्जा निकलती है। इस वजह से इसको कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में बनती है। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के रूप में बनती है जिसे ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे, एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे कोशिकांग, कोशिका का जो अंग है गोल्गी काय। गोल्गी काय या गोल्गी बॉडी, इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्गी ने। कैमिलो गोल्गी इसके खोज करता है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है भोजन को इकट्ठा करना। गोल्गी बॉडी का काम होता है भोजन को इकट्ठा करना। पौधों में इसकी संख्या ज़्यादा होती है क्योंकि पौधे हमारी तुलना में ज़्यादा भोजन ग्रहण करते हैं, उनको ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है, इस वजह से पौधों में गोल्गी काय की संख्या ज़्यादा होती है। यह कोशिका भित्ति, झिल्ली और लाइसोसोम बनाने में मदद करता है। गोल्गी काय का काम क्या है? ये कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और लाइसोसोम को बनाने में भी मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट कोशिकांग है आपका अंतः प्रद्रव्य जालिका या फिर कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और इसकी खोज पोर्टर द्वारा की गई थी। इसका कार्य क्या है? कोशिका के अंदर कणों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। कोशिका के अंदर जो कण हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अब कंफ्यूज मत होइए, कोशिका झिल्ली का काम होता है कोशिका के बाहर और अंदर कणों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, जबकि इसका काम है कोशिका के अंदर कणों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। यह नलियों और थैलियों से मिलकर बना होता है। इसका एक सिरा केंद्रक से, कोशिका का जो केंद्र है उससे, और दूसरा सिरा झिल्ली से जुड़ा होता है, कोशिका झिल्ली से जुड़ा होता है, जिससे कि यह कणों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। यह वसा, ग्लाइकोजन, कोलेस्ट्रॉल और हार्मोन्स बनाने में मदद करता है। आप ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। जो ER है, इसको शॉर्ट में ER भी कह देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। यह वसा, ग्लाइकोजन, कोलेस्ट्रॉल और हार्मोन्स बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट कोशिकांग है लाइसोसोम।
अब लाइसोसोम की खोज डी डुबे द्वारा की गई, डी डुबे द्वारा। लाइसोसोम का मुख्यतः कार्य क्या होता है? ये पाचन में और कोशिका की सफाई करने में सहायक होता है। ठीक है, लाइसोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। इसका कार्य जैसा कि मैंने आपको बताया कि कणों को पचाना, और इसके अंदर जल अपघटनीय 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो हर एक कार्बनिक चीज अकार्बनिक चीज को पचा लेते हैं। ठीक है, यह पुराने और अस्वस्थ कोशिकांगों को भी पचाकर हटा देता है। जो पुराने कोशिकांग हो जाते हैं या फिर अस्वस्थ कोशिकाएं हो जाती हैं या कोशिकांग हो जाते हैं, उनको पचाकर हटा देता है। इसलिए मैंने कहा कि इसका कार्य कोशिका की सफाई करना भी होता है। जब मृत कोशिकाओं को नष्ट करने की जरूरत होती है, जब डेड सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं बॉडी में, जब उनको खत्म करने की जरूरत होती है, तब ये अपना सारा द्रव मुक्त कर देता है। तो इसके अंदर जितना भी द्रव भरा होता है ये सारा का सारा छोड़ देता है और स्वयं भी नष्ट हो जाता है और खुद भी नष्ट हो जाता है। इसी कारण से इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है कणों को पचाना और कोशिका की साफ सफाई करना, और इसमें 24 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे राइबोसोम। अगला कोशिकांग है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज प्लाडे द्वारा की गई, राइबोसोम की खोज प्लाडे द्वारा की गई। और राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना या फिर प्रोटीन बनाना। आप ध्यान रखेंगे कि राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन बनाना, और यह प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है। आरएनए की फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं, राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला कोशिकांग है आपका रिक्तिका या रसधानी। इसको वैक्यूल भी कह सकते हैं, वैक्यूल भी कहा जाता है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य यह है कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको इकट्ठे करने का काम करती है। ठीक, और इसकी खास बात क्या है? जो रिक्तिका होती है एक मृत कोशिकांग होती है। यह दोनों में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में भी पाया जाता है और पादप कोशिकाओं में भी पाया जाता है। लेकिन पादप कोशिकाओं में इसका आकार बड़ा होता है। आकार बड़ा क्यों होता है? क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि जब भी पौधे उत्सर्जन करते हैं तो वो अपना उत्सर्जी पदार्थ अपने आप में एक जगह संग्रहित कर लेते हैं। तो जिस जगह संग्रहित करते हैं वो जगह होती है रिक्तिका, या वो कोशिकांग होता है रिक्तिका। मनुष्यों में इतना उत्सर्जन नहीं होता है, या फिर जो होता है वो उनके शरीर से बाहर हो जाता है। लेकिन पौधे एकदम से अपने शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने शरीर में ही इसको संग्रहित करके रखते हैं। इसलिए जो रिक्तिका का आकार होता है वो पादप कोशिकाओं में बड़ा होता है। ठीक है, अगला कोशिकांग है लवक, जिसको हम प्लास्टिड कहते हैं। अगर हम इसको सरल भाषा में समझें तो पौधों को रंग देने का जो काम होता है वो लवक द्वारा किया जाता है। इस कोशिकांग का काम होता है रंग देना, और यह कोशिकांग सिर्फ पादपों में पाया जाता है, जंतुओं में यह नहीं पाया जाता। अब जो लवक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हरित लवक, इसको हम कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है क्लोरोप्लास्ट, तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि पौधों के पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, जिससे कि वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अपना भोजन बना सकते हैं। दूसरा लवक का नाम है अवर्णी लवक, इसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। इसका मतलब ये है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई रंग नहीं पाया जाता, और यह भूमिगत भागों, पौधे के जो भाग जैसे कि जड़ें हो गई जो कि प्रकाश से दूर रहते हैं, भूमिगत रहते हैं, उनमें अवर्णी लवक पाया जाता है। और इसका कार्य क्या होता है? यह स्टार्च, प्रोटीन और वसा का संग्रहण करता है। मतलब जिन भागों में ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक पाया जाता है वो भूमिगत भाग होते हैं और स्टार्च, प्रोटीन और वसा को संग्रहित करते हैं। इसके बाद जो अगला आता है उसको कहते हैं वर्णी लवक। इसका मतलब हुआ क्रोमोप्लास्ट, मतलब पौधों के जितने भी रंगीन भाग हैं, फूल हैं, पत्तियां हैं, फल हैं, उनको रंग देने का काम करता है वर्णी लवक या फिर क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ये कुछ कोशिकांग थे और उनके कार्य थे। अब जरा देखते हैं कुछ 2-3 पॉइंट और हैं हमारे। कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? तो कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, और कोशिका द्रव्य के अंदर ही सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। फिर से सुनेंगे, कोशिका के अंदर भरे हुए द्रव्य को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, और कोशिका द्रव्य में ही सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। केंद्रक द्रव्य किसे कहते हैं? मैंने अभी बताया केंद्रक के 3 भाग होते हैं। तो केंद्रक द्रव्य, केंद्रक के अंदर भरे हुए द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। फिर है कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को अगर हम मिला दें
तो इसे हम जीव द्रव कहते हैं। जीव द्रव को कोशिका का जीवित पदार्थ कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, कोशिका का जीवित पदार्थ जीव द्रव को कहा जाता है, और जीव द्रव को हम प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। और इसकी खोज, जीव द्रव की खोज 1939 ईस्वी में परकिंजे द्वारा की गई थी। परकिंजे द्वारा की गई थी, और जीव द्रव में 80% तक जल पाया जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कोशिका का आकार। कोशिका का आकार किस प्रकार का होता है। कोशिकाएं सिर्फ एक ही आकार की नहीं होती हैं। कोशिकाएं गोल, चपटी, लंबी, किसी भी आकार की हो सकती हैं। जीव के अनुसार ना होकर, कोशिका का आकार जीव के अनुसार ना होकर कार्य के अनुसार होता है कि कौन से प्रकार की कोशिका क्या कार्य कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग उसका आकार होता है। ऐसा नहीं है कि ये जीव है तो इसमें इसी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी। ठीक है, अगला पॉइंट ये है, कुछ कोशिकाओं का आकार निश्चित नहीं होता है। कुछ कोशिकाएं हमारे शरीर की ऐसी होती हैं कि कभी तो किसी आकार में तो कुछ पल बाद किसी आकार में हो जाएंगी, जैसे कि WBC या फिर हम कह सकते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं, उनका आकार फिक्स नहीं होता, वो अपना आकार बदलती रहती है। ऐसे ही अमीबा भी एक कोशीय जीव है, ये भी अपना आकार बदल सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोशिकाओं का आकार निश्चित नहीं होता है, कुछ कोशिकाओं का आकार निश्चित नहीं होता है। पेशीय कोशिकाएं मतलब मस्कुलर या मसल सेल्स जो होती हैं वो तुर्क रूप होती हैं। तुर्क रूप का मतलब क्या होता है। तुर्क रूप मैंने यहाँ पे फिगर भी बनाया। तुर्क रूप का मतलब होता है लंबी होती हैं और दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। लंबी होती हैं और दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं, और यह यहाँ पर केंद्रक बना हुआ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो पेशीय कोशिकाएं होती हैं, मसल सेल्स होती हैं, वो तुर्क रूप की होती हैं, मतलब लंबी होती हैं और दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। इसी प्रकार जो RBC या लाल रक्त कोशिकाएं होती है वो गोल होती हैं और केंद्रक विहीन होती हैं। ये गोल होती हैं, इनका आकार गोल होता है और इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं, ब्रांच होती हैं, शाखा के रूप में होती हैं। ठीक है, तो ये थे कोशिका का आकार। अब जरा हम देखते हैं पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर। पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन टाइप में बना रखा है, आप कमेंट कर सकते हैं फिर ऐसे ही बता सकते हैं कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका पादप में पाई जाती है या जंतुओं में पाई जाती है। कोशिकांग जो है, कोशिका भित्ति, ये पादप में पाया जाता है जंतुओं में। ठीक है, तो कोशिका भित्ति जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पादपों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार लवक जो रंग देने का काम करते हैं, रंग प्रदान करते हैं, वो पादप में पाए जाते हैं, जंतुओं में पाए जाते हैं। लवक केवल और केवल पादपों में पाए जाते हैं, जंतुओं में नहीं पाए जाते। इसी तरह तारक काय जो होता है वो कोशिका विभाजन का काम करता है, और तारक काय जो होता है वो पादप में नहीं पाया जाता है, केवल और केवल जंतुओं में पाया जाता है। इसी प्रकार लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम इसका काम होता है पाचन करना और मरी हुई कोशिकाओं को नष्ट करना। यह केवल और केवल जंतुओं में पाया जाता है, पादप में नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार रिक्तिका जो होती है, रिक्तिका का काम होता है उत्सर्जी पदार्थों का संग्रहण करना। रिक्तिका जो होती है पादपों में भी पाई जाती है और जंतुओं में भी पाई जाती है। अंतर क्या होता है, रिक्तिका का आकार पादपों में बड़ा होता है और जंतुओं में छोटा होता है। इसी प्रकार कोशिका का आकार अगर पूछा जाए तो पादप की कोशिका जो होती है वो जंतु की कोशिका की तुलना में बड़ी होती है। ठीक है, अब हम अगली टेबल देखते हैं। यहाँ पर कुछ कोशिकांग लिखे हुए हैं मैंने और उनके उपनाम आपको बताने हैं। जैसे कि केंद्रक को क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया था कि केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं या फिर नियंत्रण कक्ष कहते हैं। इसी प्रकार राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, बचे हुए दो कोशिकांग का नाम आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे कि लाइसोसोम को किस नाम से जानते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज के लिए कोशिका भाग इतना ही रखते हैं, अगला टॉपिक आपको नेक्स्ट